बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे देश में व्याप्त परीक्षाओं में धांधली पर बात करूंगा। देखिए, आपको ज्ञात है नीट यूजी की परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो गया, जिसके कारण कैंसिल हो गया। एसएसजीडी की परीक्षा कैंसिल हो गई। उसमें क्या था, बहुत सारे सेंटर पर जितने विद्यार्थी की उसको कैपेसिटी थी, उससे अधिक लड़कों का उसके पास भेज दिया लड़कों को। अब उसको कहाँ बैठाता, ये तो कंप्यूटर से होने वाला है, ये तो कोई बेंच डेस्क पर होने वाला नहीं है कि बेंच डेस्क बैठा लेगा। अब जिस कंप्यूटर सेंटर को, जैसे मुजफ्फरपुर के ही आदर्श एग्जामिनेशन सेंटर पर 200 लड़कों के कंप्यूटर की व्यवस्था है, 200 लड़कों की हो सकती है, वहां 600 लड़के भेज दिए गए। फल हुआ कि कैंसिल करना पड़ा बहुत सारे सेंटर्स का। उसी तरह जो सीबीएसई की हुई 12th की परीक्षा, उसको ओएमएस ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई। वह एक डिजिटल मेथड है मार्किंग करने का, कॉपी को इवेल्युएट करने का डिजिटल मेथड है। 10 का इवेल्युएशन मैनुअली कराया गया, यानी टीचर से कराया गया, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। और 12th का जो ओएमएस से कराया गया, उसमें एक लड़का था वेदांत, उसने अपने परीक्षा कॉपी का रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया। रीवैल्यूएशन के लिए जब कॉपी निकली तो देखा गया कि ऊपर का फ्लैप उसका था और अंदर में उसकी कोई कॉपी ही नहीं थी, यानी हैंडराइटिंग जो था मिसमैच था। जो ओवरलीफ जो ऊपर में जो हैंडराइटिंग थी, उससे बिल्कुल नीचे की हैंडराइटिंग मिलती ही नहीं थी। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। बहुत लोगों ने, जिसको 10 में आया हुआ था 90%, उसको 70% आ गया। सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। तब तो बहुत सारी गड़बड़ियां प्रकाश में आई। इस तरह करीब करीब 1,15,00,000 लड़के इससे प्रभावित हुए। अब आप ही सोचिए, नीट की जो परीक्षा होती है, एक बच्चा कोचिंग करने में एक साल में 6 लाख रुपया वह खर्च करता है। 3.5 लाख से तो कम किसी कोचिंग सेंटर की फीस नहीं है। उसके बाद 2-2.5 लाख साल भर रहने में, कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर दिल्ली या जो कोटा, इसमें अगर रहना पड़ा तो लड़कों को साल भर में 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। इससे 6 लाख रुपए खर्च करके लड़के नीट के लिए तैयार होते हैं, और उसका परीक्षा कैंसिल हो गया। आप सोचिए उस पर क्या बीतेगा। आप कहेंगे दूसरी बार परीक्षा दे देगा, दूसरी बार परीक्षा दे देगा। बहुत सारा हम देखे हैं, मैं खुद भी एक टीचर रहा हूं और बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट किया हूं। बहुतों में देखा जाता है कि अगर एग्जामिनेशन का डेट कैंसिल हो जाता है तो पहली बार में जिसको 90% आया है, दूसरी बार में उसको 80% आ जाता है। लड़कों का मोमेंटम और जोश टूट जाता है, उसका मनोबल भी गिर जाता है। इस तरह देश की परीक्षाओं का ये हाल है। तब परीक्षाओं को कंडक्ट कौन कराता है? पहले तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, कॉलेज या सीबीएसई का जो बोर्ड था वह कंडक्ट कराता था। अब एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए एक संस्था बना दिया गया, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। वह एनटीए अब एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। यही कुछ गड़बड़ी पिछले साल भी 25 के भी एग्जाम में, नीट यूजी के एग्जाम में हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें बहुत तर्क टिप्पणी एनटीए पर किया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को तो इशारा काफी है, लेकिन हमारे देश का जो पॉलिटिकल क्लास है उसको कोई लाज शर्म तो रह नहीं गया है। अगर लाज शर्म रहता तो तुरंत जितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जितने लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है,
धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। अगर तनिक भी मोरालिटी रहती और भाजपा में अगर तनिक मोरालिटी रहती तो उसको मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। अब सोचिए, दोनों बार, पिछले बार से कोई सबक नहीं सीखा, दोनों बार हुआ, हो भी क्यों नहीं। यहां परीक्षा हो रही थी और धर्मेंद्र प्रधान बंगाल इलेक्शन लड़वा रहे थे, हो भी क्यों नहीं। परीक्षा केवल भ्रष्ट अधिकारियों पर छोड़ दिया गया, कोई चेक बैलेंस रहा नहीं। मैं पूछता हूं, अगर इस एग्जामिनेशन से पीड़ित होकर अगर कोई विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है तो उस हत्या का आरोप किस पर जाएगा। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले, और अगर कोई विद्यार्थी हत्या हो तो धर्मेंद्र प्रधान पर 302 का मुकदमा चलाया जाए, हत्या के प्रयास का उन पर मुकदमा चलाया जाए। क्या तरीका है। आप बने हुए हैं शिक्षा मंत्री, शिक्षा की यह हालत है। आप कहते हैं हम विश्व गुरु होंगे, क्या यही इसी परीक्षा के बल पर आप विश्व गुरु होंगे। दूसरी बात, आपने तो कुछ दिन तक लॉलीपॉप दिखलाया कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। अब वह तो धरी की धरी रह गई। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी इकोनॉमी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे आज नीट या सीबीएसई 12th में बैठ रहे हैं, वो बच्चे कितने साल के हैं, 18 या 19 साल के हैं। आप सोचिए, आप 2047 तक देश को डेवलप्ड कंट्री बना देना चाहते हैं। यही बच्चे जो 18-19 साल के हैं वही 30-47 तक 35-36 साल के होंगे। सभी सार्वजनिक जीवन में तो वही बच्चे जाएंगे। इस तरह से हारे हुए बच्चे क्या देश को डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे? क्या आप विश्व गुरु बनेंगे? इसी तरह का एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आप विश्व गुरु बनाएंगे? ये सब लफाजी छोड़िए, कंक्रीट धरातल पर काम कीजिए और गवर्नेंस को प्राथमिकता दीजिए। आप केवल हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू 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 करके आप केवल वोट लेना चाहते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं, भारतवर्ष में हिंदू आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप किसी को पूछेंगे, किसी मुस्लिम को हु आर यू, तो वह कहेगा आई एम मुस्लिम। लेकिन अगर आप किसी हिंदू को पूछेंगे जो हु आर यू, तो वह नहीं कहेगा आई एम हिंदू, वह कहेगा आई एम राजपूत, आई एम ब्राह्मण, आई एम यादव, आई एम जाटव, आई एम पासवान, ये कहेगा। हिंदू आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि हिंदू हिंदू करके चुनाव हम जीत लेंगे, तो भले आप बंगाल में जीत लिए, लेकिन पूरे देश व्यापी यह नहीं होगा। और अगर यही गवर्नेंस का तरीका रहा, अगर आप में सुधार नहीं हुई, तो 29 कोई दूर नहीं है, बस 3 साल के बाद आने वाला है, उसमें आपकी विदाई तय हो जाएगी। उसकी पटकथा अभी से ही लिखी जा रही है। इसलिए सचेत हो जाइए, और भाजपा सचेत हो या न हो, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय कीजिए। आज के विद्यार्थी कल का भारत का नागरिक है, और उसको आप इस हालात में रखे हुए हैं, कैसा नागरिक बनेगा वह। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।